नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के क्वेश्चन को करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम 100 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों अभी तक हमने आप सभी के लिए टॉप 500 क्वेश्चन के सीरीज में वो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। और पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आज का है। कह रहा है कि भारतीय समाज के जाति स्थिरीकरण की उत्पत्ति किस प्रणाली से हुई थी। तो दोस्तों ये किससे हुई थी? चतुर्वर्ण से हुई थी, ठीक है। तो जाति जो समाज में जाति स्थिरीकरण की उत्पत्ति जो है ना, ये किससे हुई है? चतुर्वर्ण से हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। आपके पास यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है और साथ ही बगल में कौन सा राज्य है, तो आपको मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें नीलगिरी का, तो नीलगिरी कहाँ पे आपको पता है दोस्तों? नीलगिरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा आपके सामने में, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो आपको पता है पहले उसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एक दो ऑप्शन आपको पता रहता है, उसी से आपका आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नीलगिरी के बारे में। दोस्तों नीलगिरी जो है तमिलनाडु में स्थित है, यानी 1 का 3 आंसर हमारा होगा। तो 1 का 3 कहाँ पे है? 1 में है, 2 में है, बाकी इन दोनों में नहीं, यानी कि 3 और 4 हमारा ऑप्शन यहाँ पे जीवन में कभी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, नंदा देवी की हम बात करें, ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, पहले उसे उत्तरांचल कहते थे। तो बी का 1 होगा, और बी का 1 कहाँ पे है? इसमें भी है, इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोकरेक दोस्तों कहाँ पे है आपके पास? तो नोकरेक आपके पास कहाँ पे हो जाएगा? तो मेघालय में आपके नोकरेक यहाँ पे हो जाएगा। तो सी का 4 होगा, सी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और दोस्तों हम बात करें नामदफा का, तो नामदफा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो जितने भी यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं ना, बहुत इंपोर्टेंट आपको हम करवा रहे हैं, यहाँ से आपके सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसमें, तो भारत में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं भारत में। तो वर्तमान दोस्तों कितनी हमारे पास है? 8 शहरी जो है संस्थाएं जो है हमारे शहरी स्थानीय सरकारें मतलब भारत में स्थित हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं। दोस्तों वो कौन-कौन से होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें तो इसमें 2 अवयव होते हैं। एक कौन-सा होता है? जैविक, और दोस्तों क्या होता है? अजैविक होता है, ठीक है। जैविक और अजैविक, जो सजीव होता है, जो उसमें जान होता है, वो होता है जैविक, और जो निर्जीव होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अजैविक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे पाए जाते हैं? 15 से लेकर के 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में ये पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है। दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य देशों के संविधान से यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। तो इसी क्रम में जो भारत ने अपने संविधान में जो कानून के शासन है, ये कहाँ से लिए हैं दोस्तों? तो कानून के शासन जो है आपके पास ब्रिटिश संविधान से अपने देश के संविधान में लिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों आयरिश संविधान से क्या लिया है? तो डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस वर्ष में स्थापित किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भारत का पहला है। देखिए दोस्तों जब भी आपको पहली बार कोई चीज़ होता है ना, पहला पहला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर, ये किस वर्ष स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, 1969 ईस्वी में तारापुर की स्थापना हुई थी, ठीक है। दोस्तों 1969 में एक चीज और की स्थापना हुई है, जैसे 15 अगस्त 1969 ईस्वी को जो है दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसरो की स्थापना हुई है, ठीक है। इसरो की स्थापना में पूछा जाए कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और साथ ही तारापुर की स्थापना दोस्तों कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला प्रश्न है कि ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, लोक संगीत है, सॉरी। तो ठुमरी दोस्तों हम बात करेंगे तो ठुमरी जो है आपके पास किस राज्य का लोक संगीत हो जाएगा? तो ठुमरी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और दोस्तों कत्थक की हम बात करें, कत्थक कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? कत्थक जो दोस्तों नृत्य है, ठीक है, ये भी आपके कहाँ पे होगा? उत्तर भारत का हो जाएगा कत्थक, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का आपसे बोल सकते हैं। उत्तर भारत का कत्थक वहाँ पे हो जाएगा। तो ठुमरी कहाँ पे है? ठुमरी दोस्तों एक संगीत है, ये कहाँ पर था? आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में शैली की स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों स्थापत्य कला की शुरुआत जो की थी किसकी? चारबाग शैली की, वो किसने किया था? बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों जो शुक्र है, शुक्र ग्रह, इसी को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी का बहिन भी कहते हैं, और सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे संगमरमर जो है वहाँ पे खदान है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये कौन सा है? मकराना। ठीक है, मकराना जो क्षेत्र है दोस्तों, यहीं पे आपको क्या मिलते हैं? तो संगमरमर के खान देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संसद के जो सदन है, इसका जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के सदनों का प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों को पता है कि कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में 1946 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी सीपी लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना मतलब कि अध्यक्षता की गई थी कैबिनेट मिशन की। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कभी अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित नहीं की थी? तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने अपनी अस्थायी राजधानी कभी स्थापित नहीं करी थी? तो दोस्तों वो कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर जो था दोस्तों, कभी भी अपनी कोई अस्थायी राजधानी आपको यहाँ इसको देखने को पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? तो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसका प्राथमिक लक्ष्य की हम बात करें, क्या इसका मोटो था, इसका बनाने का क्या तात्पर्य था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और समानता जो है, ये पंचवर्षीय योजना को बनाने का जो है एक मोटो था, यानी कि लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से डैश अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी जो है सामान्य वर्षा से 50% से कम होती है, सॉरी 50% अधिक होती है, तब प्रचंड सूखे की यहाँ पे स्थिति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर हमारा होगा। वर्ष भर गर्म और आर्द्र किन क्षेत्रों में रहता है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, जो उष्ण क्षेत्र होता है, उष्ण क्षेत्र वहाँ पे क्या होता है, वर्ष भर में यानी पूरे साल में गर्म और आर्द्र क्षेत्र होते हैं। कहाँ पे? उष्ण क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारत रामसर सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण संबंधित है, बिल्कुल सही है। इस समय भारत में 76 रामसर स्थल हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो पहला कथन जो है कि भारत रामसर सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है, तो बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, और रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है दोस्तों, रामसर कहाँ पे है? तो ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पे जो है ना वेटलैंड के लिए यानी कि आर्द्र भूमि के लिए सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों हम बात करें अभी कि वर्तमान में कितने रामसर स्थल है, तो दोस्तों 89 वर्तमान में रामसर स्थल है भारत में वर्तमान समय में। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही हो जाएगा हमारे पास, तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि ताल छापर अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो ताल छापर अभयारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो काला हिरन है, काला हिरन के लिए जो प्रसिद्ध है, कौन सा? ताल छापर अभयारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि कोपेन की योजना के अनुसार गंगा का मैदानी क्षेत्र किस जलवायु के प्रकार में आता है? तो दोस्तों कोपेन ने जलवायु को बांटा था अपने प्रयोग के आधार पर। तो कोपेन की योजना के अनुसार गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है ये किस जलवायु के प्रकार में आता है? तो ये आपके पास किस में आता है? CWG प्रकार में आता है। कौन सा? गंगा का मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था? तो दोस्तों वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है दोस्तों वो जो है महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया गया था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, तो इसको क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। इनको कविराज की उपाधि दिया गया था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न है कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो कॉटन जीन है इसका आविष्कार किया गया था एली व्हिस्टली के द्वारा। कॉटन जीन का आविष्कार किया गया था। राणा प्रताप सिंह ने 1576 में डैश में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी। तो दोस्तों राणा प्रताप ने 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुआ था यहाँ पे।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4 यहाँ पे हल्दी घाटी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है, इंटरनेशनल लेबर डे की अब बात करें अगर, तो प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों हम लोग 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण से सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन ने इसका स्थान लिया था दोस्तों? तो सीएफसी के बाद दोस्तों समाप्त करने के बाद जो स्थान लिया था वो था कौन सा हमारे पास? HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डैश शब्द निर्धारित राशि थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में जमा शब्द क्या थी? निर्धारित राशि थी। टेवर्था द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो टेवर्थो द्वारा जो भारतीय जलवायु का वर्गीकरण है ये किस पर आधारित है? तो ये आपके पास तापमान और अवक्षेपण पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिलिंद की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये किससे प्राप्त हुई है? तो ये आपके पास बेराट से प्राप्त हुई है। कहाँ से? बेराट से प्राप्त हुई है। अगला है कि धार्मिक स्थल राजगीर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों राजगीर आपको पता है कहाँ पे स्थित है? तो राजगीर आपके पास बिहार में स्थित है। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों हम बात करें कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि मुख्यमंत्री बनने के लिए। अगर हम बात करें कि मुखिया बनने के लिए कितनी चाहिए दोस्तों, तो मुखिया बनने के लिए आपके पास 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तब जाके आप मुखिया बन सकते हो। और राष्ट्रपति बनने की दोस्तों की हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपके पास वो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न है कि जैव मंडल क्या होता है? दोस्तों जैव मंडल की हम बात करेंगे तो पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों से बना भौतिक पर्यावरण जो परस्पर क्रिया करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की मूल संरचना की कुछ विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग। पहला है कि कानून का शासन, बिल्कुल सही दे रखा है। अगला है भारत की एकता और संप्रभुता, बिल्कुल सही दे रखा है। शक्ति का पृथक्करण, बिल्कुल सही है। और संघवाद, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है? तो संविधान की मूल संरचना के कुछ विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 होगा, 1 नहीं होगा। आपको वही ढूंढ के निकालना है जो नहीं होगा। तो बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों कौन सा आपके पास? तो देखेंगे तो औरैया जो है आपके पास बिहार में नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर है, बरौनी है और कहलगांव का पाता है, भागलपुर की तरफ पड़ता है। तो ये है, लेकिन औरैया दोस्तों यहाँ पे बिहार में नहीं है। तो दोस्तों जो हम बात करें औरैया का, तो ये कहाँ पड़ता है आपके पास? उत्तर प्रदेश में औरैया देखने को हमें मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि माउंट सेंट हेलेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक सक्रिय स्तरित ज्वालामुखी है? तो माउंट सेंट हेलेस जो है ये कहाँ पे पड़ता है आपके पास? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है स्थित एक सक्रिय स्तरित ज्वालामुखी यहाँ पे हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपके पास अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है, जो वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए जो विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह विधि होता है कौन सा? भूमि पुनर्ग्रहण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास है, डाउंस है, कंपोज है, पियरी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो कंपोज है हमारे पास, ये आपके पास शीतोष्ण घास का मैदान नहीं होगा, जबकि पंपास शीतोष्ण घास का मैदान है, डाउन भी है और पियरी भी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सेक्युटी जाई लोक नृत्य लोक संगीत परंपराओं का उद्यम स्थल है? तो जो सेक्युटी जाई लोक संगीत का परंपराओं का जो उद्यम स्थल है वो कौन सा राज्य है? मिजोरम में है। कहाँ पे? मिजोरम में। भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों 1991 में भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसने ब्रिजी के महाजन पद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी थी? तो दोस्तों ये कौन थे? अजात शत्रु थे। ठीक है, जिसे अजात शत्रु यहाँ पे देखेंगे तो ये बज्जी के महाजन पद को हराया था और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता को की नींव रखी थी। किसने? अजात शत्रु ने रखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की बेगम की याद में बनाया गया है? तो दोस्तों औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा स्थित है ये दोस्तों बनाया गया किससे? औरंगजेब की जो
पत्नी थी, उसी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा वो बनाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? दोस्तों 1966 और 69 के बीच की जो अवधि है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है डीपीएसपी को कहा गया था कि भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ये कहा गया था डीपीएसपी को। और दोस्तों डीपीएसपी की हम बात करें तो भाग 4 में है, और आर्टिकल की दोस्तों हम बात करें 36 से 51 के बीच में इसके आर्टिकल पड़ता है, और ये आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। इस बात को भी आप नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि जिन न्यायालयों से अधिकांश लोग परिचित होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों से बोलते हैं हम लोग जिला न्यायालय कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं उससे क्या होते हैं? अधिकांश लोग यहाँ पे परिचित होते हैं। एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? दोस्तों एक होता है एल नीनो, एक होता है नीना। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी? तो एल नीनो की हम बात करें तो सर्दियों के दौरान एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म परिस्थितियों का कारण बनता है, और गर्मियों के दौरान या शुष्क परिस्थितियों और मानसून की कमी का कारण बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भूकंप हो गया आपके पास, ज्वालामुखी हो गया, विस्फोट हो गया और भूस्खलन हो गया। इसको किसके रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं भूगर्भीय आपदा के रूप में, जो यहाँ पे इसे हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजन पद का संस्थापक कहा जाता है? ठीक है, दोस्तों जो मगध है इसके जो मगध जो महाजन पद है इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो जरासंघ को जो है मगध महाजन पद के संस्थापक के रूप में जानते हैं। किसको? जरासंघ को। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों के साथ बातचीत की थी? तो दोस्तों वे कौन थे? अबुल कलाम आजाद ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों की से बातचीत की थी, क्योंकि दोस्तों को पता है कि सबसे अधिक समय तक जो रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो थे अबुल कलाम आजाद जी। इन्होंने क्या किया था? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों की से बातचीत करी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, जो परवेज मिर्जा है, परवेज मिर्जा, ये बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार था, परवेज मिर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ठीक है दोस्तों, जो नर्मदा नदी है यहाँ पे ये क्या करती है आपके पास? तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? तो दोस्तों जो तमिलनाडु है हमारे पास, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा की क्या है? तो समांतर स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिम्बरमैन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध था कब से कब था? 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी के दौरान जो जिम्बरमैन योजना आया था, जिम्बरमैन योजना, इसका उद्देश्य क्या था? आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जिम्बरमैन जो योजना इसका उद्देश्य है कि भारतीय क्रांतिकारियों के लिए जर्मन हथियारों और गोला बारूद का आयात करना, ये आपके पास क्या हो जाएगा? तो जिम्बरमैन योजना का उद्देश्य यहाँ पे हो जाएगा। हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए गुरु नानक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन सा था? दोस्तों जो गुरु नानक जी थे इनके द्वारा जो है हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए एक प्रयोग किया गया था। तो दृष्टिकोण इनका कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, भगवान के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों नामों जैसे कि राम, हरि, रब और रहीम का उपयोग किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारे सवाल का। अगला प्रश्न आपके पास है कि किनके शासनकाल में उपनिषदों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया गया था? तो किसके समय में उपनिषद जो है ना इसका संस्कृत से जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था? वो था शाहजहां के समय में। ठीक है, शाहजहां के समय में उपनिषद को जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? दोस्तों नकदी फसल की हम बात करें यहाँ पे, जो कपास हमारे पास हो जाएगा, ये क्या होगा? नकदी फसल हो जाएगा, कपास। ठीक है, अगर हम बात करें चावल का दोस्तों, तो चावल क्या आपके पास एक खरीफ फसल हो जाएगा चावल, और गेहूं क्या आपके पास हो जाएगा? तो गेहूं जो आपके पास रबी फसल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और नकदी फसल की हम बात करते हैं यहाँ पे, कपास जो यहाँ पे वो नकदी फसल का उदाहरण यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हीरे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों तो हीरा जो है दोस्तों आपने गाना सुना हुआ क्या? पन्ना की तमन्ना है कि मुझे हीरा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपके पन्ना में आपको हीरा सबसे अधिक देखने को मिलता है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो काउंटर
ईसन जर्सी एंड जंगल वारफेयर स्कूल जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको मिजोरम राज्य में है। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो दोस्तों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये क्या होगा आपके पास, तो पीसी महालनोबिस के आधारित थी, ठीक है। और पहला दोस्तों हम बात करें पहला, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लो अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो लो अयस्क से संबंधित जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो आपके पास अंटार्कटिका में आपको जो है प्रिंस चार्ल्स पर्वत आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में कार्य करता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है ये किसके तत्वाधान में कार्य करता है? तो आप तो ध्यान रखेंगे गृह मंत्रालय के अंदर में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम करता है। भारत के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है? दोस्तों पहला कथन है कि लोग बेघर हो गए थे, बिल्कुल सही दे रखा है। लोगों ने अपनी जारी अचल और चल संपत्ति खो दी थी। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बिल्कुल सही है। जबकि दोस्तों सीमा विवाद इस विभाजन का मुख्य मुद्दा था, ये दोस्तों गलत दे रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, किसको देते हैं दोस्तों? ये राज्यपाल को अपना परामर्श देते हैं। किसको? राज्यपाल को। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? दोस्तों यह अमृत भारत एक्सप्रेस, क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों हम बात करें किसका, औद्योगिक क्रांति जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके पास अर्नल्ड टोयनबी के द्वारा जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आप सभी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। सम्राट बनने के बाद अशोक की एकमात्र विजय का उल्लेख उनके किस शिलालेख में किया गया है? तो सम्राट बनने के बाद जो अशोक की एकमात्र विजय का उल्लेख जो है उनके किस शिलालेख में किया गया है? वह 13वां शिलालेख में किया गया। किसमें? 13वां शिलालेख में ये किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे गेहूं है, चावल है, दलहन है, जबकि तिलहन दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? तो जो पहला अंग्रेजी कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ था, ठीक है। ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1651 ईस्वी में ये पहली अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार टेरेस द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संसद के द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण उसे समाप्त यदि उच्च सदन मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक होता है विधान सभा, एक होता है विधान परिषद। तो जो राज्य व्यवस्थापिका होती है उसमें जो उच्च सदन होता है यहाँ पे वो होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? तो संसद जो है विधान परिषद को समाप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों जो निवर्तित मानसून होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण काल के रूप में जानते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी बहुत चर्चा में रहा था सिमलीपाल। 107वां जो यहाँ पे बन चुका है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सिमलीपाल बन चुका है। ये कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार अनुच्छेद का कौन सा युग्म सही है? दोस्तों हम बताए थे मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार जो है ना यूएसए के संविधान से लिया गया अपने देश के संविधान में। उसका आर्टिकल दोस्तों हम बात करें तो 12 से 35 के बीच में आपके पास यूएसए मतलब कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट का चर्चा की गई है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आर्टिकल भाग कौन सा हमारे पास? तो भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समानता का अधिकार है जो है अनुच्छेद 14 में बिल्कुल सही दे रखा है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है आपके पास अनुच्छेद 14 में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हम बात करें यहाँ पे तो ये दोस्तों गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में है, ना कि 21 में, ठीक है। 21 दोस्तों की बात करें हम लोग तो अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाया गया है अनुच्छेद 21 पे। तो यहाँ पर देखिएगा तो केवल एक सही है, समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान जो है वो संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान जो है वो संवैधानिक कमेटी के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? दोस्तों कितने? 55 जो है मतलब कि स्टेशनों की आधारशिला यहाँ पे रखी हैं। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय क्या कहते हैं? दोस्तों तिस्ता और जो दिहांग है इसे हम लोग बोलते हैं असम हिमालय के नाम जानते हैं, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को। ठीक है। और सिंधु और सतलज नदी जो हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है, और कुमायूं हिमालय की हम अगर बात करें यहाँ पे तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय किसके बीच में है, तो सतलज और जो है आपके पास काली नदी के बीच में जो है वो कुमायूं हिमालय आपको मिलेगा। ठीक है। अगर हम नेपाल हिमालय की दोस्तों हम बात करें अगर, तो नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में स्थित है। काली और तिस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय है। और जो तिस्ता और दिहांग के बीच में वो है असम हिमालय। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सुनामी से क्या आशय है दोस्तों? सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी बोलते हैं पोताश्रय तरंग को क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव के लिए जो अर्हता प्राप्त होने के लिए कम से कम जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही दे रखा है? पहला कथन है कि वह वन मृदा, ये मृदा घाटी के किनारों में दोमट और पांसु होती है। बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। काली मृदा की हम बात करें तो आमतौर पर फास्फोरस की मात्रा कम होती है काली मृदा में। ये भी बातें बिल्कुल सही दे रखी है। और दोस्तों काली मृदा को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं और कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ कथन नंबर 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो जो बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? दोस्तों भारतीय न्यायिक प्रणाली की हम बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके पास क्या होगा? तो एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। कौन सा? भारतीय न्यायिक प्रणाली। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों बिहार जो विधान परिषद है इसमें जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 75 है। और दोस्तों को पता है कि जो भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद देखने को मिलते हैं, जिसमें एक अपना राज्य बिहार है जहाँ पे आपको 75 विधान परिषद की सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 1971 में डैश के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ में 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1971 में। शासन की अवधि के क्रम में निम्नलिखित राजवंशों की व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन सा राजवंश पहले आया उसके बाद कौन सा आया, आपको वो क्रम में सजाना है यहाँ पर। तो देखें दोस्तों यहाँ पे पहला आपके पास है खिलजी राजवंश आया था, उसके बाद जो है आपके पास तुगलक वंश आया था, उसके बाद कौन सा? लोधी वंश आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जैसे गुल खिले तस्लीम बोलते हैं तो गुल से गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश। तो ये क्रम होता है किसका? तो दिल्ली सल्तनत का। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, पहला कौन सा मतलब कि यदि रहता है यहाँ पे तो जैसे गुलाम वंश पहला हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहला होता है गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद उसको कौन सा होता है? तो खिलजी वंश होता है, खिलजी वंश होता है। ठीक है, फिर कौन सा होगा? तुगलक वंश, तुगलक वंश। ठीक, फिर चौथा क्या आपके पास होता है? लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश। और पांचवा कौन सा होता है? सैयद वंश। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वंश है, ये इस क्रम में आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 1, 3, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? तो नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य संकल्प है इसको कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया गया था किसमें? संविधान सभा में। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है? तो पनिहारी जो लोक संगीत है ये किस राज्य का है? पनिहारी दोस्तों ये कहाँ का है? राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा पनिहारी लोक नृत्य। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो भारत जो आने वाले पहले यूरोपीय थे उनका नाम था कौन-सा? पुर्तगाली। सबसे पहले तो 1498 में जो है दोस्तों पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, वही तो यूरोपीय थे और सबसे अंतिम में भी जो 1961 में पुर्तगाली ही यहाँ से गए थे। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज दोस्तों हम बात करें अगर तो ये डीपीएसपी का भाग है और ये आपके पास अनुच्छेद 40 में आपके पास ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनसेंड ने किस क्षेत्र में योगदान किया था? तो औद्योगिक क्रांति में दोस्तों हम बात करें तो चार्ल्स टाउनसेंड ने जो योगदान दिया था ये दिया था कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। चार्ल्स टाउनसेंड ने कृषि के क्षेत्र में योगदान दिया था। निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे चुनाव जो सुधार है इससे संबंधित कौन सी समिति यहाँ पे नहीं है? तो देखिए तारकुंडे समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है और दिनेश गोस्वामी समिति है। ये तीनों समिति जो है आपके पास वो चुनाव सुधार से संबंधित है। जबकि दोस्तों सरकारिया समिति जो है आपके पास केंद्र और राज्य के बीच संबंध केंद्र और राज्य के जो बीच संबंध है इससे संबंधित है आपके पास सरकारिया समिति। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र में देश ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया था। तो दोस्तों इन्होंने किया था ये वीर सलिंगम पुतंतु ने किया था, ठीक है। ये कहाँ पे? तो मद्रास के प्रेसिडेंसी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या जो है घनत्व सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा। मौसम परिवर्तन का सामान्य कारण क्या होता है? तो जो मौसम परिवर्तन होता है इसका जो सामान्य कारण क्या है अगर हम बात करें यहाँ पे तो वायु द्रव्यमान की गति और अंतःक्रिया ये जो होते हैं मौसम परिवर्तन का सामान्य कारण यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। राज्यपाल की दोस्तों जो मनोनीत होता है विधान परिषद में बिहार में दोस्तों वो कितने होते हैं? 1/6 भाग होते हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों 1/12 किससे होते हैं? तो स्नातक से होते हैं और स्कूल के टीचर जो होते हैं यहाँ से आपके पास क्या होते हैं? 1/12 होता है और जो मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा 1/6 भाग जो है यहाँ पे मनोनीत होता है किसमें? विधान परिषद में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? तो पंच सिद्धांतिका जो है आपके पास, ठीक है, ये खगोलीय प्रणाली पर आधारित क्या है? एक लेख यहाँ पे हो जाएगा। नौसेना विद्रोह 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है? दोस्तों नौसेना विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, रॉयल नेवी का 1946 में हुआ था। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है? तो विद्रोह ने अंग्रेजों पर एक छाप छोड़ी कि देश छोड़ना बेहतर होगा, ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैवमंडल का सबसे क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो जो मन्नार की खाड़ी जैवमंडल क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या है? सबसे यहाँ पे अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति संगतों और जिन राज्यों से वो संबंधित थे उन्हें उनके निम्नलिखित युग्मों में से जो ठीक से मेल नहीं खाता है वो कौन सा है? तो देखिए शंकर देव जो आपके पास दोस्तों असम से संबंधित है, बिल्कुल सही दे रखा है। शंकर देव की जो संबंधित है वो असम से है। और कबीर की दोस्तों हम बात करें तो कबीर कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही है। और दोस्तों हम बात करें नरसिंह मेहता कहाँ से? गुजरात से, सही है। लेकिन तुकाराम की दोस्तों हम बात करें तो तुकाराम बंगाल से नहीं थे। तो यहाँ पे देखेंगे तुकाराम दोस्तों कहाँ से थे? दक्षिण भारत से थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 वाला सही नहीं है। तो ये भक्ति आंदोलन से प्रश्न था, तो भक्ति आंदोलन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करें दोस्तों 1914 से 18 के बीच में हुआ था। तो इस समय में भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था, पॉपुलर हुआ था? वो था होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल आंदोलन जो था दोस्तों ये प्रथम विश्व के समय में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। नर्मदा घाटी के समांतर कौन सी पहाड़ियां हैं? तो नर्मदा घाटी के समांतर की दोस्तों हम बात करेंगे पहाड़ी की, वह है विंध्यन पर्वत, ठीक है। कौन सी है? विंध्यन पर्वत। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल है, हम लोग 200 प्रश्न कर चुके हैं, बाकी 300 प्रश्न को और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों ये कहाँ किया गया था? तो बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था।
ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी के लिए 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे करवा दिया है। हम आपको 500 क्वेश्चन करवाएँगे, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 500 प्रश्न का नेक्स्ट जो हमारे पास एपिसोड आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो वो बहुत जल्द आएगा। इसके लिए आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।